नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का ये रोड शो भीड़ के लिहाज से तो हिट रहा। समर्थकों से पटी सड़क पर कांग्रेस के झंडे भी दिखे और एसपी का भी झंडा गठबंधन में सब बढ़िया है का संदेश देता हुआ नजर आया। नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार करारी शिकस्त खा चुके अजय राय के लिए प्रियंका और डिंपल का ये रोड शो बूस्टर से कम नहीं। सवाल है कि क्या वाराणसी में अपराजय समझे जाने वाले मोदी के खिलाफ दीदी और भाभी की ये जोड़ी माहौल बना पाएगी? क्या यूपी में प्रियंका और डिंपल को एक जगह एक साथ देखकर इंडिया अलायंस के वोटर्स का जोश बढ़ा है? और क्या नरेंद्र मोदी के करिश्माई असर को फीका करने का दम दीदी और भाभी की जोड़ी में है? इस सवाल का जवाब हम वाराणसी के वोटर से लेकर राजनीति की करवट पर दशकों तक नजर रखने वाले विश्लेषकों से भी जानेंगे। लेकिन पहले वाराणसी को लेकर दीदी और भाभी की तैयारी देख लीजिए। 13 और 14 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। रोड शो और नामांकन का कार्यक्रम था। इस दौरान मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव की आराधना की। दूसरी तस्वीर 25 मई की है, जब प्रियंका और डिंपल ने वाराणसी में रोड शो से पहले काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के दर्शन किए। सनातन में आस्था दोनों ओर से दिखी, लेकिन विजय का आशीर्वाद किसे मिला ये 4 जून को पता चलेगा। अब चुनाव का अंतिम दौर सामने है। 1 जून को वाराणसी समेत देश की 57 सीटों पर वोटिंग है। तो क्या आखिरी चरण में खासकर यूपी में डिंपल और प्रियंका की ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप गेम चेंजर बन सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी 1984 से उत्तर प्रदेश जा रही हैं। राजीव जी के साथ उन्होंने 1984 में पहली बार अमेठी का दौरा किया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्हें महासचिव बनाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। लेकिन प्रभारी होते हुए भी कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा वोट के हिसाब से और सीट के हिसाब से नहीं जिता पाई प्रियंका जी। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में अमेठी का चुनाव कांग्रेस हारी है। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी किसी तरह से बहुत बड़ा प्रभावी साबित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में या 2024 के चुनाव में होंगी, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही। और डिंपल जी और प्रियंका जी का जो रोड शो हो रहा है या जो रैली हो रही है, उसमें आने वाली भीड़ वोट में परिवर्तित होगी, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि डिंपल जी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं है और कांग्रेस नेता के रूप में प्रियंका वाड्रा जी का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है वो विफल साबित हुआ है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ये दोनों जो महिला नेता हैं अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में इनका नाम है, प्रियंका गांधी का भी और डिंपल यादव का भी। तो इसलिए जब स्टार प्रचारक या इस तरह के लोग इस कद के नेता प्रचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, एक नया जोश आता है, लेकिन उससे वोट बदल जाएगा आखिरी समय पर, ऐसा लगता नहीं। वोटिंग प्रेफरेंस जो है लोग अपना पहले से डिसाइड करके रखते हैं। जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहा जाता है, मुझे इस चुनाव में दिख रहा है कि उसकी संख्या बहुत ही कम है। लोग तय करके बैठे हैं कि या तो मोदी के पक्ष में वोट देना है या मोदी के खिलाफ वोट देना है। तो इस चुनाव प्रचार का जो आखिरी चरण में हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा। यूपी में प्रियंका गांधी का फोकस 3 सीटों पर सबसे ज्यादा है। पहली है रायबरेली, क्योंकि वहां से उनके भाई राहुल मैदान में हैं। दूसरी सीट है अमेठी, क्योंकि वहां से पार्टी और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। और तीसरी सीट है वाराणसी। इंडिया गठबंधन हर कीमत पर वाराणसी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो क्या डिंपल और प्रियंका की जोड़ी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी से ज्यादा अपील है? देखिए, प्रियंका जी का चेहरा मोहरा इंदिरा जी से मिलता है, ये राजनीति में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्रभावकारी होगा, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पर वो संघर्ष में तब के खड़ी हुई थी और 1969 में उन्होंने नई कांग्रेस खड़ी किया अपने दम पे, और वही कांग्रेस आज भारत में है।
रही बात चेहरा मिलने के कारण प्रियंका जी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी कांग्रेस को कर पाएंगी, तो इंदिरा जी के कार्यशैली और प्रियंका जी के कार्यशैली में बहुत अंतर है। इंदिरा जी देश की जनता में अपनी स्वीकार्यता बनाई थी और प्रियंका जी देश की जनता और कांग्रेस के अंदर भी अभी तक स्वीकार्यता नहीं बना पाई हैं। जहाँ तक डिम्पल जी का सवाल है, तो डिम्पल जी अभी भी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू के रूप में जानी जाती हैं और डिम्पल जी खुद अपना एक लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में वो एक सुरक्षित सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तैयार कर पाएंगी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई नहीं औपचारिक रूप से, तब से ये कहा जाता था कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। जाहिर है कि इंदिरा गांधी की पोती हैं तो उनकी झलक तो दिखेगी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसका चुनाव पर कोई असर पड़ता है ये दिखाई नहीं दिया। 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और अमेठी रायबरेली की भी प्रभारी थी। तो ऐसे में उनके प्रचार के बावजूद राहुल गांधी चुनाव हार गए। अंतिम चरण के लिए अगर विपक्ष ने ताकत झोंक दी है, योद्धाओं का लश्कर उतार दिया है, सरकार पर हमले भी तेज कर दिए हैं, तो बीजेपी भी कहीं से कम नहीं है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी अब और आक्रामक हो गए हैं। वो जानते हैं यूपी में एसपी और कांग्रेस गठबंधन के पास एक सॉलिड वोट बैंक है, इसलिए नरेंद्र मोदी एक मंच से दोनों पार्टियों पर बरस रहे हैं। जिस घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए फाइट टफ मानी जा रही है, वहां मोर्चा संभाला नरेंद्र मोदी ने। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है, लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। आप याद कीजिए, चुनाव के समय ये मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, लेकिन 500 साल बाद हमारी सभ्यता, हमारी आस्था का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए। ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे साहबानों का फैसला पलटा, वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए। नरेंद्र मोदी के तीखे होते हमले प्रमाण है कि अंतिम चरण में भी बीजेपी कहीं कोई असर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्वांचल में पिछली बार एसपी और बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी को चौंकाया था। इस बार एसपी के पास मायावती का साथ तो नहीं है, लेकिन प्रियंका और डिंपल की जोड़ी से विपक्ष को उम्मीद तो जगी है। देखिए, वाराणसी में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के लिए किसी तरह की चुनौती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहाँ मोदी के मुकाबले के लिए पर्याप्त, या कहना चाहिए कि वही बहुत प्रभावशाली उम्मीदवार ही तैयार नहीं कर पाया। अजय राय जी वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, वो भदोही और बलिया सीट से चाह रहे थे। गठबंधन के तहत भदोही और बलिया सीट नहीं मिली, अंत में उनको हार के वाराणसी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पूरे चुनाव में अजय राय जी कहीं भी उस मुस्तैदी के साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं।
सिंहद्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अभी हाल में नामांकन यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपना रोड शो शुरू किया था। और मदन मोहन मालवीय जी के माल्यार्पण का जहाँ तक सवाल है, तो इसके पहले कभी भी गांधी परिवार उस इलाके में या उस चौराहे के आसपास दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ चुनावी कहना चाहिए कि प्रदर्शन है, और उसके बाद गांधी परिवार फिर उस चौराहे से कभी गुजरेगा या सिंहद्वार के पास से गुजरेगा, इसकी संभावना नहीं लग रही। नहीं, देखिए, काशी में तो मोदी के अलावा किसी का कोई जोर नहीं है। आप पहले चुनाव से देख लीजिए, 2014 में अरविंद केजरीवाल लड़े थे, तब एक परसेप्शन बना था कि शायद बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि वो अंतर बहुत भारी है। और पिछले 10 साल में जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम और उसके अलावा काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको देखते हुए और जो उनकी लोकप्रियता है काशी में और काशी के लोगों से जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं, वो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रियंका वाड्रा और डिम्पल यादव का ये जो रोड शो था या उसके अलावा अगर वो प्रचार करती हैं तो उसका कोई बड़ा असर जो है वोट शिफ्ट करने में पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता है। वैसे सत्ता के महासमर में प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं। वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। रायबरेली से पंजाब तक मेहनत कर रही हैं। लेकिन डिम्पल यादव स्टार प्रचारक होने के साथ साथ मैनपुरी से चुनाव भी लड़ रही हैं। मैनपुरी से आज तक समाजवादी पार्टी हारी नहीं है और बीजेपी वहां कभी जीती नहीं है। कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज पर डिम्पल यादव ने इस चुनाव को लेकर बड़ी बात कही थी। मैनपुरी क्योंकि एक सेफ सीट है, वहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों पर जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मामला टफ है क्या? क्योंकि 80 से 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। मैं समझती हूँ ये बात बोलना कि 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है, और लगातार लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी, मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। सब हमने जीत ली हैं तो ये भी कोई चुनौती नहीं। मैं समझती हूँ परिस्थितियां इस बार चुनाव में बहुत ही अलग हैं, और अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब डिम्पल यादव के कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी परीक्षा है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग है। डिम्पल और प्रियंका की हुंकार को काटते हुए नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने 7वें चरण से पहले ही बहुमत पा लिया है। अब लड़ाई 400 पार जाने की है। बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट